अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं स्पीड, फ्लुएंसी, क्वालिटी एंड ईज़ ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कितनी फ्लुएंटली किस तरह कर रहे हैं, किस स्पीड से, कितनी आसानी से हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो इनको अफेक्ट करें उसको कहते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ब्रॉडली याद रखिएगा, दो मेन टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया, आगे हम देखेंगे। लेकिन वॉलंटरी मूवमेंट जो है हमारी इंटरेक्शन विथ पैरामिडल, सेरिबेलर एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो उससे हमारी वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल होती है, एज वेल एज क्रेनियल नर्व मोटर न्यूक्लियाई। ठीक है, पैरामिडल, एक्स्ट्रा पैरामिडल, सेरिबेलर एंड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। जो हमारा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम है उसमें क्या आता है, न्यूक्लियाई ऑफ द बेसल गैंग्लिया। ये बेसल गैंग्लिया का न्यूक्लिया जो है वो उसमें इन्वॉल्व है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट में। तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स को हम डिस्काइनेसिस भी कहते हैं, डिस्काइनेसिस। अब क्लिनिकल फीचर देखें तो मैंने आपको बताया कि दो तरह की मूवमेंट डिसऑर्डर होती हैं डिस्काइनेसिस। एक होती है हाइपोकाइनेटिक, दूसरी हाइपरकाइनेटिक। हाइपो यानी बहुत कम मूवमेंट करना, लिटिल मूवमेंट। हाइपर बहुत ज़्यादा अनवांटेड मूवमेंट करना। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, जब बेसल गैंग्लिया तब तक लोकलाइज्ड अगर होगा तो कुछ ट्रेमर्स जो है सेरिबेलर या ब्रेन स्टेम डिस्टर्बेंस से भी ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि हम डिफरेंशिएट करें इस तरह के ऑर्गेनिक सिंड्रोम्स को फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर से, जो कि मिमिक करती हैं टू हैव साइकोलॉजिकल रादर देन न्यूरोलॉजिकल। उनमें साइकोलॉजिकल होता है, न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं होता इस तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर का, तो उससे हमने डिफरेंशिएट करना होता है। तो डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है उसमें ऑब्जर्वेशन है और पैटर्न की रिकॉग्निशन है। तो हम समझेंगे कि कौन सी मूवमेंट डिसऑर्डर में किस तरह पैटर्न ऑफ मूवमेंट होता है, तो ही हम समझ पाएंगे कि ये साइकोलॉजिकल ओरिजिन का है, न्यूरोलॉजिकल बेसिस है, क्या वजह है उसकी मूवमेंट डिसऑर्डर की। तो सबसे पहला है हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि रिडक्शन इन द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, रिडक्शन हो गई है या एब्सेंट ऑफ द पर्पसफुल मोटर एक्टिविटी। तो जैसे इसकी एग्जांपल है पार्किंसनिज्म। दूसरा है हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर। हाइपरकाइनेटिक में आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट हो, अमाउंट ऑफ स्पॉन्टेनियस मोटर एक्टिविटी, या एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री, वो खुद नहीं कर रहा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो। या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मोटर एक्टिविटी या एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी, उसको हम हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर कहेंगे। अब इनवॉलेंट्री जो हो रही है ना, इसमें मूवमेंट वो रेगुलर भी हो सकती है, जैसे ट्रेमर हो रहे हैं रेगुलर, या इरेगुलर भी हो सकती हैं, कोरिया, डिस्टोनिया, बेलिस्मस एंड रिजिडिटी। ठीक है, अब फर्दर उसने हाइपरकाइनेटिक को पहले किया उसने या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट या इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल मूवमेंट। इनवॉलेंट्री में भी फिर उसने बोल दिया रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी। ठीक है, रेगुलर होगी तो ट्रेमर होंगे, इरेगुलर होगी तो कोरिया एथिटोसिस वगैरह होगा। तो अब मूवमेंट डिसऑर्डर का एक बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है डेविडसन में, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स में दो चीज़ें आप याद रखें। एक तो इसने यहाँ एग्जांपल दी पार्किंसनिज्म, दूसरी होती है कैटाटोनिया। ठीक है, कैटाटोनिया दूसरी आप लिख लें। अब हाइपरकाइनेटिक जो मूवमेंट डिसऑर्डर है उसमें फर्दर कुछ चीज़ें आती हैं, 5-6। एक होता है हाइपरकाइनेटिक में या तो ट्रेमर होगा, कोरिया, टिक्स, मायोक्लोनस, डिस्टोनिया एंड अदर्स। ठीक है, पहले देखें होंगे हम डिटेल में हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर। हाइपो में जो फीचर होंगे, या तो पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर जो पार्किंसनिज्म में हो रही है वो डिफरेंट होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके फिर एग्जांपल डिफरेंट है, ए काइनेजिया या ब्रेडी काइनेजिया। इसका मतलब होता है कि मतलब पेशेंट मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर पा रहा, ए काइनेजिया, और स्लोली अगर कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्रेडी काइनेजिया। और ये ए काइनेजिया, ब्रेडी काइनेजिया पार्किंसनिज्म का कोर सिम्टम होता है कि इनिशिएट करने में स्लो है और मूवमेंट इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी भी है। अगला इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि रिजिडिटी होती है। अब रिजिडिटी जो है यानी लिम्स, ट्रंक ये स्टिफ हो जाते हैं। लेड पाइप होती है जिसमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगी, और रेचेट लाइक होती है रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं कॉग व्हील रेजिस्टेंस, रिजिडिटी। ठीक है, तो वैसे बाकी डिजेनरेटिव सिंड्रोम में भी रिजिडिटी हो सकती है, एग्जाम्पल है। थर्ड ट्रेमर होता है। ट्रेमर हमने पढ़ा हुआ है पिल रोलिंग, लो फ्रीक्वेंसी का 3 to 4 हर्ट्ज़ का रेस्टिंग ट्रेमर होता है। पिल रोलिंग यानी अपने अंगूठे से 4 फिंगर से पेशेंट रब कर रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि अपनी इन दोनों के फिंगर्स के दरमियान पिल को रोल कर रहा है।
ठीक है। एक साइड पर ये यूनिलेटरल होगा, एसिमेट्रिकल होगा एट द ऑनसेट, और एक्शन करने से, मूवमेंट करने से ये ट्रेमर सही हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्टिंग है, मूवमेंट से सही होगा। और चौथा है लॉस ऑफ पोस्चरल रिफ्लेक्स, अदर फीचर्स डिपेंडिंग ऑन द कॉज। पोस्चरल रिफ्लेक्स यानी बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहा, पार्किंसन वाला गिर रहा होगा, फॉल करेगा। तो इस तरह के फीचर्स हमें मिलेंगे पार्किंसनिज्म में। फिर इनकी फर्दर साथ में एग्जांपल भी दी गई है कि ट्रेमर ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, और एकाइनेज या इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ में होते हैं। अगली मैंने आपको मूवमेंट में हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर बताया था कि आपने कैटाटोनिया नहीं भूलना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पार्किंसन की एग्जांपल्स दी है ना इसने हाइपोकाइनेटिक की, तो इसमें बता रहा है कि इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़, अब इडियोपैथिक में भी डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स की डिजनरेशन होती है। ड्रग्स में आपने याद रखना है कि जैसे एंटीसाइकोटिक है, ये डोपामिन को या तो डिप्लीट करेंगी या रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, तो उसमें भी इस तरह के ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। और अदर डिजेनरेटिव सिंड्रोम जैसे सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, कॉर्टिकोबेसल डिजेनरेशन, तो उनमें भी पार्किंसन की तरह फीचर्स होते हैं। अब है कैटाटोनिया, अगला हाइपोकाइनेटिक है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया क्या होता है? एबनॉर्मलिटीज ऑफ मूवमेंट एंड बिहेवियर दैट अराइज फ्रॉम सिवियर डिस्टर्बेंस इन द मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा सिवियर डिस्टर्ब है, उसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही है या बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया, उसको हम कहते हैं कैटाटोनिया। तो उसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें होता है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म यानी पेशेंट म्यूट हो गया है, बोल नहीं पा रहा। कैटाटोनिया में म्यूटिज्म होगा, सस्टेन्ड पोस्चरिंग, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लिम्स जो है मेंटेन करेंगे पोजीशन को इनटू विच दे आर प्लेस्ड, उसी तरह वो पड़े रहेंगे, ठीक है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी वजूहत क्या होती हैं? इसमें जो कॉजेज़ हैं, एग्जांपल्स हैं कैटाटोनिया के, वो है यूजुअली साइकेट्रिक कंडीशंस में होता है, जैसे सिवियर डिप्रेशन वालों को ये कैटाटोनिया होगा, म्यूटिज्म और पोस्चर जो हमने डिस्कस किया, स्किज़ोफ्रेनिया में। लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ की भी वजह हो सकता है, मोस्टली वास्कुलर। हाइपो हो गए। अब हाइपर काइनेटिक। अब ट्रेमर को थोड़ा अगर डिटेल में देखें तो याद रखिए 3 तरह के ट्रेमर होते हैं, रेस्ट ट्रेमर, पोस्चरल ट्रेमर, इंटेंशन ट्रेमर, ठीक है। रेस्ट ट्रेमर नाम से पता चला है रेस्ट पर बहुत ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, एक्टिविटी से जो है इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे। तो पार्किंसनिज्म में जो हो रहे हैं वो एक्टिविटी से कम हो रहे थे ना, एक पार्किंसनिज्म एग्जाम्पल है। दूसरा ड्रग इंड्यूस, जैसे फिनोथायाजीन, रेस्टिंग पे होंगे, मूवमेंट से नहीं होंगे, तो रेस्ट ट्रेमर। दूसरे पोस्चरल ट्रेमर जो होते हैं ना, ये लिम्ब पोस्चर जब एक्टिवली मेंटेन है अगेंस्ट ग्रेविटी, तब ट्रेमर मैक्सिमम होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन अगर रेस्ट पर लिम्ब पड़ा हुआ है तो उसमें ट्रेमर नहीं होंगे, कम होंगे या नॉट मार्कली इनहेंस ड्यूरिंग द वॉलंटरी मूवमेंट टुवर्ड द टारगेट। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में पोस्चरल होंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन रेस्टिंग पर लिम्ब है तो इतने नहीं है। हाइपरथायरॉयडिज्म, स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी, फैमिलियल इसेंशियल ट्रेमर। इंटेंशन ट्रेमर थर्ड जो टाइप होती है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे वॉलंटरी मूवमेंट पे, नाम से पता चल रहा है वॉलंटरी मूवमेंट से ज़्यादा है टुवर्ड द टारगेट, और पोस्चरल मेंटेनेंस या रेस्ट पर नहीं है। इसमें आती है सेरिबेलर लेजन, ठीक है। तो अगर हम डेविडसन से ये अच्छा सा टेबल बना हुआ है जिसमें कॉजेज़ हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेमर की, याद रखिएगा कि ट्रेमर मोस्ट कॉमन जो मूवमेंट डिसऑर्डर है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेमर है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे बेसिस पे की है, जो कि हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। पहले तो हमने देखना होता है कि बॉडी का कौन सा हिस्सा अफेक्ट हुआ है, शेक कर रहा है, ठीक है, ट्रेमर हो रहे हैं। दूसरा पोजीशन, किस पोजीशन में ट्रेमर हो रहे हैं, यानी कब हो रहे हैं, रेस्ट पे हो रहे हैं, एक्शन ट्रेमर है, या रेस्ट पर हो रहे हैं कम्प्लीटली अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी हाथ पड़ा हुआ है गोद में और रेस्टिंग पे हो रहे हैं, और मूवमेंट करने से कम हो रहे हैं, लेसन हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसको हम कह रहे हैं रेस्ट ट्रेमर। एक्शन ट्रेमर होता है जब वॉलंटरी मूवमेंट करें, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ट्रेमर होगा, उसमें भी एक्शन में भी फर्दर होता है पोस्चरल। दूसरा काइनेटिक, काइनेटिक नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ पकड़ रहा है, वॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है, एक्शन करेगा, तो उससे जो है ये ट्रेमर होगा, ठीक है। उसमें भी फर्दर आती है इंटेंशन ट्रेमर, टास्क स्पेसिफिक ट्रेमर। इंटेंशन ट्रेमर होता है कि यानी जब टारगेट तक अप्रोच करे, जैसे फिंगर नोज टेस्ट हम करवाते हैं, तो उस पर अप्रोच करे तो वहाँ पर अगर ट्रेमर हो, इसका मतलब है इसमें कोई सेरिबेलर डिसफंक्शन होता है इंटेंशन ट्रेमर में, ठीक है। तो एक्शन
एक्शन ट्रेमर जो है, यानी एक रेस्ट ट्रेमर था, दूसरा एक्शन है। एक्शन में फिर काइनेटिक में इंटेंशन ट्रेमर हो गया। दूसरा होता है टास्क स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक टास्क जब करेगा, राइटिंग जैसे ट्रेमर हो गया, तो उसको हम कहते हैं टास्क स्पेसिफिक। एक्शन में दूसरी टाइप थी पोस्चरल यानी जब वॉलंटरी पोस्चर अगेंस्ट द ग्रेविटी मेंटेन किया हुआ है, आर्म्स को ऐसे फैलाया हुआ है, पहले गोद में थे अभी आउट स्ट्रेच है, तो तब ट्रेमर होगा। ठीक है, पोस्चर में। तो ये हमने यानी पोजीशन देखनी होती है कि ट्रेमर हो कब रहा है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि कितनी फास्ट हो रहा है, उसकी ऑसिलेशंस को हम करते हैं, मेजर करते हैं हार्ट्स में। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी फास्ट, लो फ्रीक्वेंसी स्लो। एम्पलीट्यूड, फिर अब देखना है कितनी लार्ज ऑसिलेशन है, फाइन ट्रेमर है, स्मॉल है, मॉडरेट, कोर्स, लार्ज, तो एम्पलीट्यूड देख लिया। और लास्ट में हमने कैरेक्टर देखना है, क्वालिटेटिव फीचर जो है ट्रेमर का। ठीक है, तो अब सारी हम ये टाइप्स देखेंगे ट्रेमर की। तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल ट्रेमर। ये देखिए, इसमें फिजियोलॉजिकल जो है ना, इसमें बॉडी पार्ट जो इफेक्ट होता है वो मोस्ट नोटिसेबल ये आर्म्स में होगा, लेकिन बाकी हिस्सों में भी ये फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स होता है, ज़्यादातर आर्म्स में। देखिए ये पोस्चर, अब पोजीशन कौन सी में हो रहा है, पोस्चर के दौरान और मूवमेंट के दौरान, दोनों में हो रहा है। इनहेरेंट है, नॉर्मल पार्ट ऑफ द मसल एक्टिविटी, तो ये यूजुअली फाइन होता है, इतना विजिबल नहीं होता। फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है, 8 to 12 हर्ट्स। एम्पलीट्यूड स्मॉल यानी फाइन होगा। कैरेक्टर किस तरह का है, ये नॉर्मली इम्परसेप्टिव होता है, नहीं पता चलता फिजियोलॉजिकल ट्रेमर का। ये सिर्फ जो नोटिसेबल तब होगा, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, जैसे एंजाइटी में, इमोशनल स्ट्रेस, कैफीन के इंटेक से, फटीग, ड्रग्स में जैसे ब्रोंकोडायलेटर, स्टीरॉइड्स, अल्कोहल विथड्रॉल से, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोग्लाइसीमिया, तो इन वजूहत से ये फिजियोलॉजिकल ट्रेमर बढ़ेगा, तो उसको हम कहते हैं इन्हेंस्ड फिजियोलॉजिकल ट्रेमर। ठीक है, अगली टाइप है पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म का ट्रेमर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का कौन सा हिस्सा अफेक्ट होगा, पहले तो वो देखें। तो टिपिकली एक साइड ही इफेक्ट होती है, यूनिलेटरल। ठीक है, वहाँ हमने देखा दोनों आर्म्स अफेक्ट ज़्यादा हो रही थी लेग्स की निस्बत, यहाँ पर ये एक साइड यूनिलेटरल एसिमेट्रिक होगा इनिशियली, फिर जो है एक हाथ में या आर्म में स्टार्ट होगा, फिर लेग, चिन, लिप्स, टंग, इनको भी अफेक्ट कर सकता है, हेड को भी अफेक्ट कर सकता है। पोजीशन इसमें जो ना क्लासिक रेस्ट ट्रेमर है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका पार्किंसन का, रेस्टिंग ट्रेमर मोर प्रोमिनेंट तब होगा जब लिम्ब फुली रिलैक्स्ड है, सपोर्टेड है, तब ट्रेमर हो रहे हैं। जैसे ही वो वॉलंटरी मूवमेंट करेगा तो उससे ट्रेमर ख़त्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो हाउएवर पोस्चरल ट्रेमर यानी री इमर्जेंट ट्रेमर कैन आल्सो अकर आफ्टर होल्डिंग अ पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड, यानी यहाँ पर मूवमेंट करने से सही हो रहा है पार्किंसन वाला, लेकिन अगर कोई चीज़ उसने पकड़ के रख रहा है, तो उससे दोबारा ट्रेमर होगा, पोस्चरल ट्रेमर जिसको हम कह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं री इमर्जेंट, यानी दोबारा इमर्ज हो गया। ठीक है, मूवमेंट के बावजूद दोबारा इमर्ज हो गया। तो पार्किंसन वाले की फ्रीक्वेंसी वैसे लो होती है, रिदम स्लो होती है। ठीक है, स्लो रिदम में इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एम्पलीट्यूड मॉडरेट होगा। कैरेक्टर कैसा है, पिल रोलिंग इसका मशहूर नाम है, जहाँ पे थंब और इंडेक्स फिंगर से सर्कुलर मोशन किए जाते हैं, जैसे कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट को रोल किया जा रहा है, बॉल टाइप हमारी उंगलियों के बीच में, उसको हम रोल कर रहे हैं, इस तरह का ट्रेमर होगा। साथ में पार्किंसन वाले फीचर होंगे, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। स्ट्रेस या एंजाइटी से ये वर्सन होगा। ठीक है, स्ट्रेस या एंजाइटी। देन थर्ड कैटेगरी आती है इन इसेंशियल ट्रेमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल ट्रेमर याद रखिए, दोनों आर्म्स को, मोस्टली बायोलेटरल होता है, दोनों आर्म्स को, स्पेशली हैंड्स और फोर आर्म, हाथों को भी और फोर आर्म को अफेक्ट करेगा। तो ये हेड को भी अफेक्ट कर सकता है। ऑफन नो या येस ट्रेमर है, या इसमें वॉइस जो है पेशेंट की ट्रेमुलस हो जाती है, और लेग्स भी होंगी लेकिन लेस कॉमनली इफेक्ट। ठीक है, हेड होगा, वॉइस और लेग्स। हेड हो रहा है तो नो या येस ट्रेमर हम इसको कह रहे हैं, वॉइस ट्रेमुलस, लेग्स भी अफेक्ट होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें लेस कॉमन है। ज़्यादातर ये बायोलेटरली आर्म्स को अफेक्ट करता है इसेंशियल ट्रेमर। इसकी पोजीशन क्या है, इसेंशियल ट्रेमर याद रखिए एक्शन है, यानी पार्किंसन का उलट है। एक्शन ट्रेमर होता है, यानी एक्शन में हमने दो पढ़े थे, पोस्चरल होता है या काइनेटिक है। पोस्चर कोई मेंटेन किया हुआ है उसमें ट्रेमर हो रहे हैं, काइनेटिक कोई चीज़ पकड़ रहा है, टारगेट पर जा रहा है, तो उसमें होगा, यानी कोई चीज़ होल्ड करेगा पेशेंट, कप होल्ड कर रहा है या लिख रहा है या कोई वॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें ट्रेमर होंगे एसेंशियल ट्रेमर, लेकिन वैसे टिपिकली रेस्ट पर एब्सेंट होंगे। इसकी अब हाई फ्रीक्वेंसी है, अर्ली स्टेज पर हाई होगी 8 to 10 हर्ट्ज, और फिर ये डिजीज़ प्रोग्रेशन के साथ स्लो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इसका लो टू मॉडरेट है, लेकिन ये लार्ज भी हो सकता है, डिसेबलिंग ओवर टाइम।
कैरेक्टर इसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, याद रखिएगा। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस रखता है 50% केस में। और अल्कोहल इंटेक से ये टेम्परेरीली ट्रेमर इम्प्रूव हो सकता है 50% इंडिविजुअल में, लेकिन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है और अल्कोहल को हम ट्रीटमेंट की तरह यूज़ भी नहीं कर सकते। टाइम के साथ ये बढ़ता चला जाता है, सिग्निफिकेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है। फोर्थ टाइप होता है डिस्टोनिक ट्रेमर। डिस्टोनिक ट्रेमर का बॉडी से अफेक्ट क्या करेगा, हेड, आर्म्स, लेग्स, ऑफन इन द बॉडी पार्ट अफेक्टेड बाय डिस्टोनिया। जिस बॉडी के हिस्से में डिस्टोनिया है वहीं पे ये ट्रेमर ज़्यादातर होता है, ठीक है। ये भी पोस्चरल ट्रेमर है, यानी सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रही है, पोस्चर में तो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो उसमें डिस्टोनिया जब हो रही है, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन, तब ये हो रहा है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल एम्पलीट्यूड, कैरेक्टर इसका जर्क्स होंगे। अब इसमें जर्की या इरेगुलर ट्रेमर होगा, इसका मतलब है डिस्टोनिक स्पाज्म इसकी वजह है। तो ये मुश्किल होता है कि ट्रेमर्स को हम बाकी ट्रेमर्स, इस ट्रेमर को डिफ्रेंशिएट करें। बट द प्रेजेंस ऑफ डिस्टोनिक फीचर जैसे एबनॉर्मल पोस्चर, जेस्टी एंटेगोनिस्ट, सेंसरी ट्रिक, ये डिस्टोनिया को एलिवेट करेंगे, तो उससे फिर हम डायग्नोसिस में हमारी आसानी होगी, ठीक है। लास्ट होता है फंक्शनल ट्रेमर। फंक्शनल को हम साइकोजेनिक ट्रेमर भी कहते हैं। बॉडी का कोई भी हिस्सा अफेक्ट हो सकता है, रेस्ट पर होगा, पोस्चर से भी हो सकता है, मूवमेंट से भी हो सकता है, इवन रेस्ट से भी, और इनकंसिस्टेंट होता है। वेरिएबल और इनकंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल एम्पलीट्यूड। कैरेक्टर इसका जो है ना, एक तो डिस्ट्रैक्टेबल है, यानी ऐसा फीचर है जो डिसअपियर हो जाए सिग्निफिकेंट। जब हम पेशेंट को जैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल है ना, साइकोजेनिक है, पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट किया, कोई कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क दिया या कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब को मूव करने का कहा, तो ट्रेमर रुक जाएगा। दूसरा को एक्टिवेशन। ट्रेमर जो है, जब अपोजिट लिम्ब की कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट करेगा या अपोजिट हाथ की मुट्ठी बंद करेगा, तो ट्रेमर का एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज़ हो सकता है, तो उसको कहते हैं को एक्टिवेशन। अब ये ट्रेमर सडनली अपीयर हो सकता है और खुद ही सडनली सही भी हो जाता है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स साथ में होंगे, जानबूझकर नहीं हो सकता, लेकिन ये साइकोलॉजिकल या इमोशनल डिस्ट्रेस की ही एक मैनिफेस्टेशन होती है, या फंक्शनल डिसऑर्डर की, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ इंट्रेनमेंट होती है। इंट्रेनमेंट यानी ट्रेमर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म बाय एग्जामिनर, ठीक है। एग्जामिनर भी जो वॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है, उससे पेशेंट की जो फ्रीक्वेंसी है ट्रेमर की, वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुए ये टॉपिक ट्रेमर, जो इसमें अच्छा लिखा हुआ है डेविडसन में। बनस्पत इस इनाम दानिश के, इनाम ने बस 3 टाइप्स बता दी कि रेस्ट ट्रेमर होता है जो पार्किंसन में हो रहा था, पोस्चरल जो पोस्चर से हो रहा है, पोस्चरल को ही फिजियोलॉजिकल भी कह रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है इंटेंशन ट्रेमर, यानी वॉलंटरी मूवमेंट पे ज़्यादा हो रहा है और पोस्चर से या रेस्ट से नहीं हो रहा, तो ये इंटेंशन यानी मूवमेंट से ज़्यादा हो रहा था, सेरिबेलर डिजीज़ हो सकती है। तो मेन मतलब इसने वजूहत बता दी, इसने क्लासीफाई सही से नहीं किया। हमने जो टाइप्स पढ़ी, फिजियोलॉजिकल होता है, पार्किंसनिज्म, एसेंशियल ट्रेमर, डिस्टोनिक ट्रेमर एंड फंक्शनल ट्रेमर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कोरिया। कोरिया क्या है, जिसमें इनवॉलंटरी, इरेगुलर और जर्किंग किस्म की मूवमेंट हो, लिम्ब को अफेक्ट करेंगी और एक्सेल मसल ग्रुप को, और इनकी सेमी पर्पसफुल अपीयरेंस होती है, जैसे क्रॉसिंग, अनक्रॉसिंग ऑफ लेग्स, ठीक है, सेमी पर्पसफुल। तो वैसे कोरिया वैसे जो लफ्ज़ है ना, ये एक ग्रीक वर्ड कोरोस से निकला है, जिसका मतलब तो डांस, ठीक है, डांस की तरह ये होता है। इसमें यानी अचानक, एब्रप्ट, ब्रीफ, इरेगुलर, अनप्रेडिक्टेबल, नॉन स्टीरियोटाइप्ड, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी जो फ्लो करेंगी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे की तरफ। तो ये फ्रेगमेंटेड अटेम्प्ट्स की तरह अपीयर होंगी एट दी वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी पेशेंट, यानी तभी हम इसको सेमी पर्पसफुल कह रहे हैं कि यानी मूवमेंट करना चाह रहा है पेशेंट, वॉलंटरी मूवमेंट में फ्रेगमेंटेड अटेम्प्ट की तरह अपीयर होंगी, कभी कभार पर्पसफुल एक्शन में इनकॉर्पोरेट होंगी टू डिस्गाइज देम। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें आती है हंटिंगटन डिजीज़, ड्रग इंड्यूस कोरिया, सिडनीहाम कोरिया, बिनाइन हेरिडिटरी कोरिया, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया विथ कोरिया। हंटिंगटन डिजीज़ याद रखिए कि हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोग्रेसिव हेरिडिटरी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें कोरिया होता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी डिमेंशिया भी होता है, साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस। कोरिया इसका इनिशियल मोटर सिम्टम होता है हंटिंगटन का, सबसे पहला मोटर सिम्टम। ड्रग इंड्यूस कोरिया याद रखिए, कोई पूछे वाइवा में तो लीवोडोपा पार्किंसन डिजीज़ करवाती है, एंटीसाइकोटिक से
और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी ये कोरिया होगा। सिडनीहाम कोरिया, जिसको हम सेंट वाइटस डांस भी कहते हैं, ये भी एक्वायर्ड कॉज है लेकिन कोरिया का बच्चों में, जब उनको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, जो रिमेटिक फीवर का पार्ट, इसमें हमने पढ़ा था जोन्स क्राइटेरिया में सिडनीहाम कोरिया होता है। उसके बाद इनाम दानिश में कह रहा है कि कोरिया एसोसिएटेड भी हो सकता है ड्रग्स, जो मैंने आपको बताया, लीवोडोपा, अल्कोहल, फेनिटोइन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटीसाइकोटिक। थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ भी हो सकता है पेशेंट को, प्रेगनेंसी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एसएलई में होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा, एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका, जिसको हम स्लीप सिकनेस कहते हैं, स्ट्रोक अगर बेसल गैंग्लिया का हो तो कोरिया होगा। रेयरिटीज़ में अगर ट्यूमर, ट्रॉमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, इनमें भी पेशेंट को कोरिया हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा इनाम दानिश ने जो है हंटिंगटन डिजीज़ को एलेबोरेट किया है कि हंटिंगटन डिजीज़ क्या है। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, मिडिल लाइफ में इसका ऑनसेट होता है, प्रोग्रेस करता है डेथ की तरफ, 10 से 12 साल में डेथ हो जाती है। सेरेब्रल एट्रोफी होगी इसमें, और जो स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं ना बेसल गैंग्लिया के, वो लॉस हो जाएंगे। इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जैसे हमारा गाबा है, एसिटाइल कोलिन, ये ख़त्म हो जाते हैं, डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर ख़त्म हो गए, बेसल गैंग्लिया में न्यूरॉन्स जो हैं लॉस हो गए। कोई भी ट्रीटमेंट जो है इस डिजीज़ को अरेस्ट नहीं करता, लेकिन इसमें जो कोरिया है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फिनोथायाजीन्स की मदद से, ठीक है। फिर सिडनीहाम कोरिया, जो अभी आपको मैंने वीडियो भी दिखाई, पोस्ट इन्फेक्टिव कोरिया जो होता है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में भी, एक्चुअली ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो उनका गले का होता है, स्ट्रेप थ्रोट, उसके साथ अगर रूमेटिक फीवर हो, उसके बाद उनको ये सिडनीहाम कोरिया हो जाता है। उस कोरिया का ऑनसेट ग्रेजुअल होता है कुछ हफ्तों में, लेकिन इनिशियली तो वो इरिटेबल होगा, इमोशनली लेबिलिटी, फिर जो है कोरिया डेवलप होगा। रिकवरी खुद ही हो जाती है हफ्तों से महीनों में। बेंजाइल पेनिसिलिन हम देते हैं एट द एज ऑफ 20 टू प्रिवेंट द रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। अगली जो है मूवमेंट डिसऑर्डर हाइपर काइनेटिक में, एक हमने देखा ट्रेमर, फिर हमने कोरिया, देन अगला है एथिटोसिस, ठीक है। अच्छा, एथिटोसिस क्या होता है? स्लो कंटिन्यूस इनवॉलेंट्री रिथिंग मूवमेंट्स हों, जो प्रीडोमिनेटली जो डिस्टल पार्ट्स हैं ना, जैसे फिंगर्स हो गए, हैंड, टो, फीट, इनको अफेक्ट करेगी, कभी कभार फेस एंड नेक को। स्लो रिथिंग मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। चाइल्डहुड में अपीयर होगा स्लो रिथिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो कि नियरली कंटिन्यूसली होगी डिस्टल लिम्स को, डिस्टल जो मसल्स हैं, डिजिट्स, हैंड, फेस, इनको अफेक्ट करेगी। एथिटोसिस होता क्यों है? हाइपोक्सिक नियोनेटल ब्रेन इंजरी की वजह से, कर्निक टेरस से, और लिपिड स्टोरेज डिजीज़, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं गई, सिवियर जॉन्डिस हो गई, या फिर यानी कर्निक टेरस, तो उसमें पेरीनेटल ब्रेन इंजरी से। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, जैसे हंटिंगटन डिजीज़, विल्सन डिजीज़ में भी हो रहा था, एथिटोसिस हो सकता है। और स्ट्रोक, जैसे अगर बेसल गैंग्लिया में अगर लेशन आए, स्ट्रोक हो, तो एथिटोसिस होगा। ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, ठीक है, जो कोरियो एथिटोसिस करवाएंगी। एथिटोसिस जो है कोरिया के साथ ओफन कंबाइन भी हो सकता है, तो उससे कोरियो एथिटोसिस होगा। कोरिया जबकि टिपिकली एब्रप्ट होता है, अचानक से और जर्की। एथिटोसिस सस्टेन होगा, फ्लोइंग। डिस्टिंक्शन जो है वो आर्बिटरीली होगी। देयर इज़ अ कंटिन्यूम बिटवीन द रैपिड कोरिया एंड स्लो एथिटोसिस। एथिटोसिस के बाद अगला मूवमेंट डिसऑर्डर है हेमीबेलिस्मस, जिसको हम बेलिसम भी कहते हैं। हेमीबेलिज्म यानी कि एक साइड बॉडी की अफेक्ट होती है, या मोनोबेलिज्म यानी एक लिम्ब सिर्फ अफेक्ट होता है। ये क्या है? सिवियर हाई एम्पलीट्यूड वायलेंट फ्लिंगिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और ये प्रॉक्सिमल मसल की होगी ऑफ द लिम्ब, ठीक है। हाई एम्पलीट्यूड की वायलेंट फ्लिंगिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ज़्यादातर प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ लिम्ब की। तो कैसे अपीयर होगी? जैसे अगर एक लिम्ब जो है वो थ्रो हो रहा है या वायलेंटली जो है हर्ड हो रहा है। अब इसमें लोकलाइजेशन ऑफ लेजन, जो क्लासिक और मोस्ट फ्रीक्वेंट लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन लेजन जो हेमीबेलिज्म कराती है, वो होता है कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो है स्मॉल लेकिन क्रूशल पार्ट है हमारे बेसल गैंग्लिया का सर्किट का, इनहिबिट करता है अनवांटेड मूवमेंट्स को। अगर ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो हमारी मोटर थैलेमस डिसइनहिबिट हो जाएगा, उसकी इनहिबिशन नहीं हो रही। अब इनहिबिशन नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म की मूवमेंट्स होंगी, कॉन्सिक्वेंटली मोटर कॉर्टेक्स जो है एक्सेसिव अनकंट्रोल मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। तो यानी सबथैलेमिक जो न्यूक्लियस है कॉन्ट्रालेटरल साइड का, उसमें लेजन है। तो इसमें अब मोस्ट कॉमन वजह क्या है इस बेलिज्म की? स्ट्रोक ही होता है, इस्केमिक या हेमरेजिक, जो कॉन्ट्रालेटिक सबथैलेमिक न्यूक्लियस को अफेक्ट करेगा। और बाकी कॉजेज़ में ट्यूमर, डीमाइलिनेशन, वास्कुलर लेजन, ये भी हो सकती हैं।
हफ्तों से महीनों में ये ऑफन इम्प्रूव हो जाता है हेमीबेलिज्म, डोपामिन रिसेप्टर एक ब्लॉकर्स जो है एंटागोनिस्ट इस मेडिकेशन से। और वीडियो में देखें तो इस बच्चे को जो है सिडनी हार्म कोरिया हुआ है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह से देखिए अपनी लेग को भी मूव कर रहा है और अपने हाथ को भी। तो इस तरह की इनवॉलेंट्री इरेगुलर जर्की मूवमेंट्स लिम्ब और एक्सेल मसल्स को अफेक्ट करनी है, सेमी पर्पसफुल मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोरिया, इस तरह से प्रेजेंट करेगा। देखिए वीडियो में तो हंटिंगटन डिजीज़ का पेशेंट है, इस तरह की ये प्रेजेंटेशन है। हंटिंगटन डिजीज़ हमने देखा कि कोरिया भी उसी का कॉज, कोरिया का भी कॉज हंटिंगटन डिजीज़ है, ठीक है। तो इस तरह की ये इसमें मूवमेंट्स होंगी। इसके अलावा ये देखें एथिटोसिस, जिसमें क्या हो रही है, किस तरह की मूवमेंट है, स्लो रिथिंग या ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं जो मैंने कहा कि डिस्टल मसल्स को ज़्यादातर इन्वॉल्व करती हैं, जैसे फिंगर्स, हैंड, फेस, ठीक है। स्लो किस्म की रिथिंग मूवमेंट चाइल्डहुड में ज़्यादातर प्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको बताया हाइपोक्सिक न्यूनेटल ब्रेन इंजरी, कर्निक टेरेस या लिपिड स्टोरेज डिजीज़ की वजह से। उसके बाद है हेमीबेलिज्म। हेमीबेलिस्मस जो है यूनिलेटरल साइड की वॉयलेंट किस्म की, देखिए स्विंगिंग ऑफ लिम्ब हो, वॉयलेंट स्विंगिंग ऑफ लिम्ब, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रालेटरल जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है उसमें इन्फेक्शन हुआ है तो डिसइनिबिशन नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट मूवमेंट्स हो रही है एक साइड की, ठीक है। यूनिलेटरल वॉयलेंट स्विंगिंग मूवमेंट हेमीबेलिस्मस। ट्रेमर मैंने आपको नहीं दिखाया, तो देखें पिल रोलिंग ट्रेमर जो पार्किंसन का होता है इस तरह का होगा, जैसे कि इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान कोई पिल है जिसको पेशेंट जो है रोल कर रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर, ठीक है। इस तरह से ये पार्किंसन ट्रेमर, पार्किंसन का ट्रेमर जैसे मूवमेंट से तो रिलीव हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट्स पे भी हो रहा है, तो ये पार्किंसन ट्रेमर विथ एसेंशियल ट्रेमर है पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल ट्रेमर जो है मूवमेंट से भी हो रहा था। उसके बाद अगला है मायोक्लोनस। मायोक्लोनस पीसी में आ जाता है हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर में। अच्छा, इसमें होता है कि सडनली ब्रीफ शॉक लाइक इनवॉलेंट्री मसल जर्क्स होंगे, झटके की तरह सडन होंगे, छोटे टाइम तक ब्रीफ होंगे, शॉक की तरह होंगे, ठीक है। इनवॉलेंट्री जर्क्स होंगे मसल के या ग्रुप ऑफ मसल, और ये फोकल भी हो सकता है, एक हिस्से को अफेक्ट करेगा, या सेगमेंटल जो कंटीजियस पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, या इवन जनरलाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल इसकी हैं बिनाइन नॉक्टर्नल एसेंशियल मायोक्लोनस, दूसरा है मायोक्लोनस इन एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी में मायोक्लोनिक जर्क्स हॉलमार्क होते हैं कुछ एपिलेप्सी सिंड्रोम के, जैसे हमने एपिलेप्सी में पढ़ा था जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में, ठीक है। जब पेशेंट उठेगा वेकिंग पे तब उसको होंगे मायोक्लोनिक जर्क्स पड़ेंगे। दूसरा हिप्निक जर्क, यानी जैसे नींद स्टार्ट होगी, स्लीप स्टार्ट होगी, तो ये वैसे वेरी अनकॉमन है। बिनाइन मायोक्लोनस जब पेशेंट सोएगा तब होंगे हिप्निक जर्क्स, उसको कहते हैं। अगली फोकल कॉर्टिकल डिजीज़, जब स्पेसिफिक एरिया कॉर्टेक्स का डैमेज हुआ स्ट्रोक वजह से तो फोकल मायोक्लोनस होगा। और मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी जैसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, एनोक्सिक ब्रेन इंजरी, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, उनसे भी मायोक्लोनस होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई। अब देन है टिक्स। टिक्स क्या होती है, वैसे रिपीटेटिव जर्की मूवमेंट, फेस, नेक और ट्रंक की बार बार हों, रिपीटेटिव हों, जर्की मूवमेंट्स हों। ये हम वॉलेंटरीली खुद सप्रेस भी कर सकते हैं। एग्जांपल है जैसे ग्रीमेस, शोल्डर श्रगिंग, स्निफिंग, थ्रोट क्लीनिंग, ठीक है। वैसे स्टीरियोटाइप रिपीटेटिव नॉन रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं मोटर टिक्स, या वोकलाइजेशंस वाली भी होती हैं जिसको हम कहते हैं वोकल टिक्स, ठीक है। रिपीटेटिव नॉन रिदमिक मूवमेंट्स या वोकलाइजेशंस, और ये टिपिकली ब्रीफली सप्रेसिबल है, थोड़े टाइम तक सप्रेस भी की जा सकती हैं। तो पेशेंट इसको डिस्क्राइब करता है प्री मॉनिटरी अर्ज या सेंसेशन बिफोर द टिक विच इज़ रिलीव्ड बाय परफॉर्मिंग टिक। उसको ऐसी अर्ज होगी, सेंसेशन होगी टिक परफॉर्म करने की, और वो टिक से फिर सही हो जाएगा। इसमें एग्जांपल है जो फेमस मूवी भी है टूरेट सिंड्रोम, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल मोटर ट्रिक्स होती हैं और एटलीस्ट एक वोकल टिक होगी जो कि मोर देन 1 ईयर तक परसिस्ट करेगी। ये टिक्स वैक्सीन वेन हो जाती है सिवेरिटी और टाइप की बेसिस पे, और एसोसिएटेड कंडीशंस भी होती हैं। इसमें ADHD होता है, OCD, एंजाइटी कॉमन है। दूसरा टूरेट के अलावा क्रोनिक मोटर या वोकल टिक डिसऑर्डर, टूरेट की तरह ही होता है लेकिन सिर्फ मोटर होंगी या सिर्फ वोकल टिक्स होंगी, दोनों साथ नहीं होंगी, ठीक है। टिक्स के बाद अगला हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या है, सस्टेन्ड एबनॉर्मल पोस्चर है
प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज ट्रंक एंड लिम्ब मसल्स सच एज सस्टेन्ड हेड रिट्रैक्शन। ठीक है, वो मसल मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट रहा है जिसकी वजह से जो है यानी सस्टेन या रिपीटेटिव अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से ट्विस्टिंग एंड रिपीटेटिव मूवमेंट्स या एबनॉर्मल पेनफुल फिक्स्ड पोस्चर है तो उसको हम कहते हैं डिस्टोनिया। मूवमेंट जो है वो पैटर्न होती हैं और टास्क स्पेसिफिक हैं, जैसे राइटर्स क्रैम्प। डिस्टोनिया के साथ ट्रेम्युलस कंपोनेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है, एक होता है जेनेटिक डिस्टोनिया, जनरलाइज्ड डिस्टोनिक सिंड्रोम, फोकल डिस्टोनिया। फोकल तो हम पढ़ते हैं बच्चों में भी जो होता हो जाता है टॉर्टिकोलिस, सर्वाइकल डिस्टोनिया। नेक के मसल्स जो है वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हेड ट्विस्टेड होता है, टिल्ट होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पुल होता है। ब्लेफारोस्पाज्म, आईलिड की इनवॉलंटरी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी फोकल में आ गया। फोकल में ओरोमेंडिबुलर डिस्टोनिया भी होता है, लेरेंजियल डिस्टोनिया, राइटर्स क्रैम्प, जब पेशेंट सिर्फ लिखेगा तब सिर्फ होगा डिस्टोनिया। जनरलाइज में यानी कि लार्ज बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, और जेनेटिक भी होता है जिसमें अर्ली ऑनसेट ऑफ जनरलाइज डिस्टोनिया होगा जो कि फिर लेटर ऑनसेट फोकल फॉर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा टिक्स जो मैंने आपको बताया ना वो याद रखिएगा, विल्सन डिजीज़ या हंटिंगटन डिजीज़ में भी हो सकती हैं। ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद। तो यहाँ डिस्टोनिया, अब डिस्टोनिया जो हम पढ़ रहे थे उसमें टाइप्स बता रहा है, एडियोपैथिक टॉर्जन डिस्टोनिया, दूसरा स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस। एडियोपैथिक चाइल्डहुड में होता है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, लेग फ्लेक्स नहीं होती तो डेवलप करेगा व्हेन वॉकिंग, एंड देन मूवमेंट बिकम जनरलाइज्ड विद एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ द हेड, ट्रंक, लिम्स। कॉज इज अननोन, ट्रीटमेंट इज लीवोडोपा, कार्बामेज़ेपिन, एंटीकोलिनर्जिक। स्पाज्मोटिक में डिस्टोनिक स्पाज्म जो है अराउंड द नेक पहले इनिशियली डेवलप होगा, यूजुअली 3rd या 5th डिकेड में, जिसकी वजह से हेड पेशेंट का जो टर्न हो जाएगा या बैकवर्ड या फॉरवर्ड ड्रॉ होगा। अननोन कॉज है, ट्रीटमेंट हेलोपेरिडोल, एंटीकोलिनर्जिक जैसे बेंसेक्सोल, इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डिटेल में सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स कंप्लीट हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें ट्रेमर्स तो बहुत ज़्यादा। के वीडियो में मायोक्लोनस दिखाया गया है, सडन इनवॉलंटरी जर्किंग ऑफ सिंगल या ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, तो इन्फेंसी में जैसे एपिलेप्सी में तो होते ही है मायोक्लोनस मसल जर्क्स, और ये देखिए हेमीफेशियल स्पाज्म, ये भी मायोक्लोनस में आ जाता है, जैसे ब्लेफारोस्पाज्म भी आ जाता है। ठीक है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन ही हो रही है सिंगल या ग्रुप ऑफ मसल्स की, सडनली जर्किंग कॉन्ट्रैक्शन। अब डिस्टोनिया मैंने आपको बताया कि सस्टेन्ड एबनॉर्मल पोस्चर प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज ट्रंक एंड लिम्ब मसल। ठीक है, एबनॉर्मल पोस्चर देखिए प्रोड्यूस हो रहा है लिम्ब या ट्रंक के मसल की एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्टोनिया। इसी तरह ये वीडियो देखें सर्वाइकल डिस्टोनिया की, जिसमें पेशेंट का जो है स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलिस भी कहते हैं, हेड जो है टर्न होता है या फॉरवर्ड बैकवर्ड भी टर्न हो सकता है, तो इसमें हम एंटीकोलिनर्जिक जैसे बेंज़हेक्सोल, बोटुलिनम टॉक्सिन भी दे सकते हैं या हेलोपेरिडोल। ठीक है, इस तरह ये होता है डिस्टोनिया। सस्टेन एबनॉर्मल पोस्चर रहता है क्योंकि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो गई है लार्ज ट्रंक मसल्स की या लिम्ब मसल्स की। ठीक है, तो सस्टेन जैसे हेड रिट्रैक्शन हुई हुई है, सीधा नहीं हो रहा क्योंकि ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा, इसमें जो हाइपो एंड हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स हमने पढ़े, जो कोरिया हमने डिस्कस किया था जिसमें इनवॉलंटरी इरेगुलर जर्किंग मूवमेंट हो रही थी लिम्ब की और एक्सियल मसल ग्रुप्स की, सेमी पर्पसफुल मूवमेंट्स होती हैं जैसे क्रॉसिंग अनक्रॉसिंग ऑफ लेग्स। तो उस कोरिया के डिफरेंट हमने कॉजेज़ पढ़े कि एक कॉज हंटिंगटन पढ़ा था, सिडनी कोरिया, बिनाइन हेरिडिटरी, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। ये कोरिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर में। तो इसके जो कॉजेज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि बहुत सी कंडीशन है जिनमें हमें ये मूवमेंट डिसऑर्डर मिलता है। तो सबसे पहले तो हेरिडिटरी कॉज में हंटिंगटन डिजीज़। ठीक है, और हंटिंगटन डिजीज़ लाइक सिंड्रोम्स। सिंड्रोम जो है ना वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट डिसऑर्डर होते हैं जो रिजेंबल तो हंटिंगटन डिजीज़ को ही करेंगे, लेकिन जीन्स इसके डिफरेंट है। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज़ में HTT जीन था, उसकी म्यूटेशन थी क्रोमोसोम नंबर 4 पे, एबनॉर्मल एक्सपेंशन हो गई थी CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, और कॉर्डेट एंड पोटामेन में जो है एबनॉर्मल हंटिंगटन प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाती है बेसल गैंग्लिया में, तो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना स्ट्राइटम में वो लॉस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ओवर एक्टिविटी हो जाएगी डायरेक्ट पाथवे की और कोरिया होगा। कोरिया के साथ उसको डिमेंशिया, साइकेट्रिक सिम्टम्स ये भी होंगी। ऑनसेट इसका 30s to 40s में। लेकिन हंटिंगटन डिजीज़ जो है लाइक सिंड्रोम जो है उसमें फिर डिफरेंट जीन है, HDL1, 2, 3 अलग म्यूटेशन है। देन अगला विल्सन डिजीज़ भी हेरिडिटरी कॉज है कोरिया का। देखिए विल्सन डिजीज़ का अगर आपको पेशेंट मिल रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ATP
7B जीन में म्यूटेशन आती है, कॉपर का ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव होता है, तो कॉपर बहुत ज़्यादा लिवर, ब्रेन, आइज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसमें भी आपको पेशेंट में के सर्कुलेशन रिंग्स के साथ कोरिया भी मिलेगा, आइज़ में के सर्कुलेशन रिंग होती है। देन अगर न्यूरोएकेंथोसिस भी एक इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी होंगे जैसे कोरिया, डिस्टोनिया, टिक्स, और एकेंथोसाइट्स भी हमें मिलेंगे, यानी स्पाइकी रेड ब्लड सेल्स होंगे ब्लड में। तो हम इसको दो फॉर्म्स जो हैं मेन फॉर्म्स कोरियो एकेंथोसिस की, एक है कोरियो एकेंथोसाइटोसिस, दूसरी मैक्लियोइड सिंड्रोम। जेनेटिक कॉज न्यूरोनल डीजेनरेशन का है इन द बेसल गैंग्लिया, और ये कंडीशंस जो हैं इनमें साइकेट्रिक फीचर्स भी होंगे, कॉग्निटिव डिक्लाइन। अगला हेरिडिटरी कोरिया का कॉज है डेंटेटो रुब्रो पैलिडोलाइसियन एट्रोफी, ठीक है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, हंटिंगटन की तरह। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी सी वेरी करती है, एज ऑफ एनसेट पे डिपेंड करता है। यंग्स में मायोक्लोनस, एपिलेप्सी, अटेक्सिया होगा, एडल्ट में कोरियोएथिटोसिस, डिमेंशिया, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसमें मसला क्या है, न्यूरोफिजियोपैथोलॉजिकली जो डेंटेड न्यूक्लियस है ना सेरिबेलम का, रेड न्यूक्लियस, ग्लोबस पेलिडस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, इनकी डीजेनरेशन हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं डेंटेटो रुब्रो पेलिडो लाइसोरिन एट्रोफी। देन है बिनाइन हेरिडिटरी कोरिया, भी एक वजह है, ये भी हेरिडिटरी में आता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, TI-TF1 जीन में म्यूटेशन, बिनाइन है, स्लोली प्रोग्रेसिव है, सिम्टम चाइल्डहुड में तो बिनाइन होते हैं, सिर्फ आइसोलेटेड कोरिया होता है। अनलाइक द हंटिंगटन, यहाँ पर कॉग्निटिव डिक्लाइन या साइकेट्रिक इतने इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है, और साथ में पेशेंट को लंग या थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। फिर पैरोसिस्मल डिस्काइनेसिस, पैरोसिस्मल डिस्काइनेसिस क्या है, ये भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के अटैक होते हैं, पैरोसिस्मल डिस्काइनेसिस होती है, जैसे कोरिया, डिस्टोनिया, बेलिज्म, या कॉम्बिनेशन होता है इनका विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट होश में ही होगा। ब्रीफ अटैक होते हैं सेकंड से घंटों तक, और इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, पैरोसिस्मल काइनेसिजेनिक डिस्काइनेसिया, पैरोसिस्मल नॉन काइनेसिजेनिक डिस्काइनेसिया, एंड पैरोसिस्मल एक्सरसाइज इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया, जो एक्सर्शन से होता है। अब हेरिडिटी के अलावा जो कॉजेज़ हैं कोरिया के, वो भी आपको पता होने चाहिए, कि जैसे सेरेब्रल बर्थ इंजरी, जिसमें कर्निक टेरस भी आ जाता है, जब डेवलपिंग ब्रेन है उसको टाइम ऑफ द बर्थ अगर इंजरी हो जाए, डैमेज हो, तो उससे कोरिया होगा। या अगर कर्निक टेरस हो, हाइपरबिलिरुबिनीमिया जो एक्यूमुलेट कर जाता है बेसल गैंग्लिया में, तो उससे भी होगा, ठीक है। कोरियोएथिटोसिस, हेयरिंग लॉस, सेरेब्रल पाल्सी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम प्रिवेंशन करें, अर्ली डिटेक्ट करें, और नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट करें। ड्रग्स कौन सी करवाएंगे कोरिया, लीवोडोपा, लॉन्ग टर्म अगर पार्किंसन डिजीज़ के लिए पेशेंट ले रहा है तो उससे कोरिया होगा, पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसको कहते हैं लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेसियास, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट ही होती है, कोरिफॉर्म या डिस्टोनिक होती है, जो जब पीक लीवोडोपा डोज होता है, पीक डोज डिस्काइनेसिया होगा, या ऑफ पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी चेंज हो रही है, तो पल्सेटाइल स्टिमुलेशन हो रही है इन रिसेप्टर्स की, कभी ऑन है कभी ऑफ है बहुत ज़्यादा, जब दवा दे रहे हैं दवाई, तो इसलिए इसमें कोरिया होगा, ठीक है। एंटी साइकोटिक्स में न्यूरोलेप्टिक्स जो हैं ये भी करवाती हैं कोरिया। फर्स्ट जनरेशन वाली जो टिपिकली है हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन, ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, लॉन्ग टर्म यूज़ में ये टार्डिव डिस्काइनेसिया, इरिवर्सिबल कोरिया करवाएंगी। एंटी एपिलेप्टिक जैसे फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वेलप्रोइड, ये भी टॉक्सिक लेवल पे कोरिया करवाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी जो है कोरिया करवाती है अगर हिस्ट्री हो रिमेटिक फीवर की या प्री डिस्पोजिशन हो, ठीक है। इसके अलावा अगला ड्रग्स के अलावा कॉज है सेरेब्रल ट्रॉमा। अब सेरेब्रल ट्रॉमा देखिए, डायरेक्ट अगर सिवियर हेड इंजरी हो, फिजिकल इंजरी ब्रेन को, या फोकल या डिफ्यूज डैमेज हो जाए बेसल गैंग्लिया का या उसके कनेक्टिंग पाथवे का, ट्रॉमा से पाथवे बेसल गैंग्लिया के फोकल या डिफ्यूजली डैमेज हो जाएंगे, या वो बेसल गैंग्लिया खुद डैमेज होगा, तो उससे नॉर्मल मोटर कंट्रोल जो है डिसरप्ट होगा, कोरिया होगा इमीडिएटली या डिले ऑनसेट का। देन आते हैं कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे थायराइड को अफेक्ट करने वाले पैराथायरॉयड, थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से याद रखिए होगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ग्लूकोज इम्बैलेंस में अगर हाइपरग्लाइसीमिया है बहुत ज़्यादा, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया, या बहुत ज़्यादा कम है हाइपोग्लाइसीमिया, तो उससे भी कोरिया होगा, पार्टिकुलरली हेमी कोरिया, क्योंकि जो बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन है ना उन पे स्ट्रेस पड़ रहा है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस, इस वजह से। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम कम है तो कोरिया के सिम्टम्स होंगे। सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स का हो तो उससे भी कोरिया मूवमेंट डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी में कोरिया ग्रेविडेरम होता है, ठीक है, रेयर फॉर्म है ये कोरिया की जो प्रेगनेंसी में होती है, ऑटो इम्यून है,
वुमेन जिनको र्यूमेटिक फीवर हो या ऑटो इम्यून कोई और कंडीशन हो तो उनको ये कोरिया होगा, डिलीवरी के बाद सही हो जाएगा। देन ऑटो इम्यून में बहुत इंपॉर्टेंट सिडनी हार्म कोरिया जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में भी कोरिया होगा, क्योंकि स्मॉल ब्लड क्लॉट जो है वो बेसल गैंग्लिया की वेसल्स को अफेक्ट करेंगे और न्यूरॉन्स को एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकती है। ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस में जैसे इम्यून सिस्टम ही जाके न्यूरोनल सरफेस एंटीजन को या इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को जो है अटैक कर रहा है, जैसे NMDA रिसेप्टर इंसेफेलाइटिस, इनमें कोरिया होगा। SLE में भी कोरिया होगा, ठीक है तो वैसे लेस कॉमन, लेकिन इसमें क्योंकि वास्कुलाइटिस हो जाती है SLE में, या डायरेक्ट एंटीबॉडी खुद भी जाके बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट कर सकती है। ऑटो इम्यून के बाद लास्ट है बेसल गैंग्लिया के अपने स्ट्रक्चरल लेजन्स, यूजुअली कॉर्डेट के, ठीक है, कॉर्डेट को या पुट्टामेन जो उसको अगर हो स्ट्राइटम का जो हिस्सा है तो उसमें भी जो है कोरिया हो सकता है। उसमें फिर वास्कुलर कॉजेज हैं, स्ट्रोक अगर हो जाए बेसल गैंग्लिया में, इस्कीमिक स्ट्रोक ब्लड क्लॉट की वजह से, हेमरेजिक ब्लीडिंग की वजह से, तो अक्यूट ऑनसेट का पेशेंट को कोरिया होगा, ठीक है। बेलिज्म जो है ये पार्टिकुलरली सबथैलेमिक न्यूक्लियस में अगर लेशन है, मैंने आपको बताया था बेलिज्म होता ही उस वजह से, तो उसके साथ कोरिया के साथ बेलिज्म भी होगा, जो वॉयलेंट मूवमेंट्स होती है। देन डीमाइलिनेशन, अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई या ऑटो इम्यून कंडीशन है, हमें पता है कि नर्व शीथ जो होती है उनको डीजनरेट करती है, डीमाइलिनेशन कर देती है CNS में, तो उसमें बेसल गैंग्लिया अगर रेयरली अफेक्ट होता है तो उसमें भी कोरिया होगा, ठीक है, डीमाइलिनेशन। ब्रेन ट्यूमर है जो कि नियर या उसके अंदर ही बेसल गैंग्लिया में ग्रो कर रहा है, उस पर प्रेशर दे रहा है या डायरेक्ट टिश्यूज़ को अगर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो न्यूरोनल फंक्शन डिसरप्ट होगा और कोरिया होगा। इन्फेक्शन, बहुत से इन्फेक्शन एंसेफेलाइटिस जैसे हो गया, ब्रेन पैरेन्काइमा की इन्फ्लामेशन, ब्रेन एब्सेस, प्रायन डिजीज़, ये भी इन्फ्लामेशन करवाती हैं, बेसल गैंग्लिया की न्यूरो डिजनरेशन करवाएंगी, कोरिया होगा। HIV भी जो है कोरिया के साथ एसोसिएटेड है। दैट्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेविडसन से, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से ये कॉजेज़ याद रखने, क्योंकि वाइवा में ये पूछे जाते हैं।